सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए किताबें खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहां से आप किताबों को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है www का पूर्ण रूप क्या है या फिर उसको फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। जैसा कि मैं पहले भी यूट्यूब चैनल पर कहते आया हूँ और मैं आज फिर ये बात कहूँगा कि फुल फॉर्म का कोई भी इलाज नहीं है, आपको ख़ुद इन्हें याद करने पड़ेंगे। पूरे फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए और इंटरनेट से निकाल लीजिए, बुक्स में से पढ़िए और इन फुल फॉर्म्स को आप याद कर लीजिए या रट लीजिए, जैसा भी करिए, लेकिन इसको आप समझ नहीं सकते, इसलिए आपको इसे ख़ुद याद करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है, या स्पीड ऑफ इंटरनेट इज़ मेजर्ड इन, तो वो मापी जाती है kbps या फिर mbps gbps, और आने वाले टाइम पे उसको tbps पे भी नापा जा सकेगा। तो देखिए bps का मतलब होता है, kb का मतलब किलो बाइट पर सेकंड, एक सेकंड में कितना बाइट आप इंटरनेट को अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आता है कि भाई इतनी kbps का इंटरनेट आपको प्रदान हो रहा है। जैसे अगर 2 mbps का अगर नेट है तो आप हर सेकंड, एक सेकंड में 2 MB डाउनलोड कर सकते हैं, और हर सेकंड या प्रति सेकंड आप 2 MB अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये छोटा सा चार्ट है बिट बाइट कन्वर्जन का, तो आप इसको देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? देखिए डिवाइस, मेमोरी डिवाइस दो तरीके की होती हैं मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, या फिर मेन मेमोरी या बैकिंग स्टोरेज मेमोरी। ये इतने नाम मैंने आपके लिए सामने लिख दिए ताकि आपको याद हो जाए, और ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में घुमा फिरा कर इनके नाम बदल कर पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो उन्होंने सवाल क्या पूछा था, पहले ये देख लीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है निम्नलिखित में से? रैम और OMR ये स्टोरेज डिवाइस तो प्राइमरी के अंदर आते हैं, सेकेंडरी है हार्ड डिस्क। अब सेकेंडरी हार्ड डिस्क क्यों? ये वो प्राइमरी वो मेमोरी हो जाती हैं जो कंप्यूटर से अटैच होती हैं शुरुआत से ही, जो कंप्यूटर जिसके बगैर कार्य नहीं कर सकता, और सेकेंडरी मेमोरी वो होती हैं जिसकी कंप्यूटर को ज़रूरत होती है लेकिन उसके बगैर भी काम चल सकता है। तो हार्ड डिस्क इनका एक उदाहरण है। ये हार्ड डिस्क है 500 MB 500 GB की हार्ड डिस्क होती है, या 1 TB की हार्ड डिस्क होती है आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये हार्ड डिस्क का फ़ोटो है, देख लीजिए। अगला सवाल है, ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन, यानी कि जब डाटा प्रोसेस होता है तो उसमें जो निर्देशों का जो वास्तविक निष्पादन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसका प्रोसेस कौन करता है, उसको आगे कौन बढ़ाता है? तो CPU के अंदर पार्ट्स होते हैं। तो CPU के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, तो और इनपुट आउटपुट यूनिट या इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होता है। तो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि सांख्यिकी यानी कि जो गणितीय जो इंस्ट्रक्शन कार्य होते हैं वो भी संभालता है, और जो निर्देश होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनका निष्पादन भी करता है या फिर उनका एग्जीक्यूशन भी करता है। तो इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर ALU। अगला सवाल है हमारा, MS पावर पॉइंट की निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रारंभ से एक प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए किया जा सकता है? यानी कि सवाल का मतलब ये है कि अगर MS वर्ड को हम शुरुआत से बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करें तो एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ऑटो कंटेंट विजार्ड, ये अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उसके अंदर ऑटो कंटेंट विजार्ड नहीं होता है, लेकिन पहले जो वर्जन आते थे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको शायद याद होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन बनाने का, इस तरीके का होता है ये। तो इसके अंदर आप स्लाइड्स बना सकते हैं और उनको चला सकते हैं। तो ये MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट है। तो अब हम इसकी बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। तो ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या होता है? ऑटो कंटेंट विजार्ड के थ्रू आप
आपको से पूछा जाता था कि भाई आप स्टूडेंट हैं या आप कॉर्पोरेट या बिजनेस में काम करते हैं या आप टीचर हैं, तो आप उनमें से एक चुनिए। जब आप एक ऑप्शन को चुनते हैं तो अगला आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके का कंटेंट विजार्ड बनाना चाहते हैं, किस तरीके का पावर पॉइंट स्लाइड बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से 4-5 ऑप्शन होते थे, तो उन्हें हम कहते थे ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो ये अभी वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर आप शुरुआत से ही कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो ऑटो कंटेंट विजार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है डैश इज़ द स्क्रीन बैकग्राउंड एंड द मेन एरिया ऑफ द विंडो वेयर यू कैन एंड ओपन द मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम। यानी कि विंडो का सबसे पीछे का डेस्कटॉप का विंडो का सबसे पहला पेज भी आप इसे कह सकते हैं। तो डेस्कटॉप उसका आंसर है, यानी कि जहाँ आपने देखा होगा जब कंप्यूटर खुलता है तो यहाँ पर सब ऑप्शन आ जाते हैं, वही स्टार्ट आ गया, यहाँ डेस्कटॉप फोल्डर होते हैं, तो उसे आप डेस्कटॉप कहते हैं। ये सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल सरल आंसर है। सीपीसीटी की तैयारी बिना किताब के कैसे करेंगे? किताबें खरीदने के लिए नीचे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन को चेक करें। इज डन बाय यूजिंग, यानी कि एक इमेज को या डाटा को एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में, यानी कि जैसे आपने एमएस वर्ड में इसका इस्तेमाल किया है तो एमएस पावर पॉइंट में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो किसकी मदद से होता है? तो होता है क्लिपबोर्ड की मदद से। क्लिपबोर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, जैसे आपने कोई लेटर कॉपी किया, टेक्स्ट कॉपी किया, तो वो यहाँ पर सेव हो जाता है। तो जब आप दूसरी जगह उसको पेस्ट करते हैं तो वो यहाँ से उठकर इधर पेस्ट हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड इसका आंसर है। इसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू बता नहीं सकते, विंडोज़ में ये शो नहीं होता, लेकिन ये इसके अंदर एक्चुअली होता है। तो जब आप एमएस वर्ड चलाएंगे तो वहाँ आपको ये शो हो सकता है। अगला सवाल है स्प्रेडशीट डाटा का विश्लेषण करने के लिए डैश टूल नहीं है, यानी कि एनालिसिस स्प्रेडशीट डाटा को एनालिसिस करने के लिए ये कोई टूल नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है स्प्रेडशीट डाटा क्या होता है। स्प्रेडशीट डाटा होता है जिसमें शीट होती हैं, यानी कि ऐसे बॉक्स होते हैं। तो आपने देखा हो एमएस एक्सेल जो होता है वो एक स्प्रेडशीट डाटा है। तो एमएस एक्सेल आपको याद होगा, एक बार ओपन कर देता हूँ मैं एमएस एक्सेल। ये एमएस एक्सेल है, ये एक स्प्रेडशीट डाटा है, ये स्प्रेडशीट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कौन सा इसका टूल नहीं है। तो व्हाट इफ़ एनालिसिस एक इसका टूल है। तो इसमें हम पता करते हैं भाई कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, ये एक टूल है, ठीक है। गोल सीक की हम बात करते हैं तो गोल सीक भी एक टूल है। अगर आपको कोई डाटा किसी गोल पर किसी डाटा को फिट करना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, गोल सीक का। सॉर्टिंग एक टूल है। सॉर्टिंग में जैसे आप बाय नेम कर देंगे तो पहले ए नाम वाले आएंगे, फिर बी नाम वाले, फिर सी। अगर आप बाय नंबर कर देंगे तो पहले जिसके शीट में 1 हो, 1 के बाद 2 वाले, फिर 3 वाले, इस तरीके से आते हैं। लेकिन मेल मर्ज जो है वो एमएस वर्ड का है। मेल मर्ज में क्या होता है, जैसे आप कोई डाटा, आपने कोई लेटर बनाया और वो आपको बहुत सारे दोस्तों को भेजना है, तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिनको मेल करना है, और उसके थ्रू ये आपकी मदद करेगा और ये उनको मेल करने में मदद करता है। तो एमएस वर्ड का ये एमएस वर्ड का फंक्शन है, ना कि एक्सेल का या फिर स्प्रेडशीट का। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डिवाइड करने के लिए अंकगणितीय ऑपरेटर में से किसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसका इस्तेमाल होता है, ये जो दे रखा है आपके सामने। देखिए ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, तो इतने टाइप के होते हैं। अर्थमेटिकल ऑब्जेक्ट ऑपरेटर, कंपैरिजन, टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन या रेफरेंस ऑपरेटर। तो कंपैरिजन अर्थमेटिक में हम देखते हैं इसको, तो इसका इस्तेमाल होता है डिवीजन के लिए और इसका इस्तेमाल होता है गुणा के लिए। यानी कि इसका इस्तेमाल करके आप अगर 20/5 लिखेंगे तो इसका आंसर जाएगा 4, और इसका इस्तेमाल करके आपका गुणा हो जाएगा। अगर 5*4 करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर है, इनका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग द F8 की 3 टाइम्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में 3 बार किसी की को दबाकर क्या सिलेक्ट किया जा सकता है। तो एमएस वर्ड में आपको बता देता हूँ ओपन करके। ये एमएस वर्ड है, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ और इसके बाद में उन्होंने कहा 3 बार F8 को दबाना है। तो ये 3 बार F8 को मैं दबाता हूँ, तो ये पूरा सेंटेंस, ये पूरी लाइन को उसने कॉपी कर दिया।
तो जैसा कि उसमें कहा गया था कि अगर आप उसको दबाएंगे 3 बार तो वो किसका चयन करेगा, तो एक वाक्य का यानी कि एक सेंटेंस का इसने पूरा चयन किया। और अगर आप इसको और भी ज़्यादा बार दबाएंगे तो पूरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर लेता है। तो फ़िलहाल के लिए इसको 3 बार दबाने पर इसने एक सेंटेंस को सिलेक्ट किया। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।